नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। तो जिन भी लोगों का 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में पेपर होने जा रहा है उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि जिन लोगों का सेकंड फेज में पेपर होगा उन सबको हम एनालिसिस के मुताबिक जो जो क्वेश्चन आरआरबी में पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड हमने ये वीडियो तैयार करी है, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी। जितने भी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखें, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस करा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो अभी जो पहला फेज था आरआरबी के एग्जाम का उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो रहेंगी ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम बात करें तो को वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर रहेगा दी हॉग नीदरलैंड में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें जो जजेस होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने साल का होता है? तो वो होता है 9 साल का। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 9 साल का। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट स्लोगन वॉज गिवन बाय। तो स्लोगन्स के ऊपर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये जो स्लोगन था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब अगर और इंपॉर्टेंट स्लोगन्स की बात करी जाए तो काफी इंपॉर्टेंट स्लोगन्स रहते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि डू एंड डाई जो स्लोगन दिया गया था ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जय हिंद का दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पूर्ण स्वराज का दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और भारत छोड़ो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ये सब काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जय जवान जय किसान आपके एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अब अगर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की बात करी जाए तो ये दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और सत्यमेव जयते जो दिया गया था ये दिया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड। तो अभी जो पहली शिफ्ट रही थी उसमें 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। तो हो सकता है कि सेकंड फेज में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो। बाकी और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके भी हम हेडक्वार्टर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसे कि यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए। तो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का और यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन का। अब अगर हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ICRC की और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की और विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आपको इस तरीके से इनके नाम याद रखने हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन सब का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, तो इन सब का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बाकी फिर आता है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और OPEC जो पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है, इन दोनों का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। तो वियना में जो है 2 हेडक्वार्टर रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो रहेंगे IAEA और OPEC। फिर आते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर और फिर आता है वर्ल्ड बैंक के ऊपर। तो वर्ल्ड बैंक अभी तक नहीं पूछा गया है, तो काफी चांसेस रहेंगी वर्ल्ड बैंक की पूछे जाने की, क्योंकि एग्जाम में काफी क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पूछे जा रहे हैं। इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है वॉशिंगटन DC अमेरिका में। तो इनमें से कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है?
तो वो रहेंगे, एक तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूछा जा चुका है, यूनिसेफ के ऊपर भी आ चुका है, WHO के ऊपर भी पूछा जा चुका है, ILO के ऊपर भी पूछा जा चुका है, WTO के ऊपर भी पूछा जा चुका है, विपो के ऊपर भी पूछा जा चुका है, IAEA के ऊपर भी, OPEC के ऊपर भी, IMF के ऊपर भी। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट भी हो रहे हैं, तो आगे आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो गोल गुम्बज जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी देखने को मिले हैं RRB 2020 के एग्जाम में, तो आगे भी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका जो स्टेट है यहाँ पे लोकेटेड है गोल गुम्बज। अब अगर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी बात करी जाए तो और इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि हुमायूं टॉम्ब पूछा गया था कि हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। बुलंद दरवाजा पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, तो ये है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। खजुराहो टेम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और सांची स्तूपा के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो खजुराहो टेम्पल्स और सांची स्तूपा दोनों लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में। सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल रहता है कोणार्क सन टेम्पल, ये कौन सी स्टेट से है, तो ये रहता है उड़ीसा स्टेट से। फिर आता है रानी की वाव। रानी की वाव जो है, जो अभी 100 रुपए का नया नोट बना है हिंदुस्तान में, उसके पीछे किसकी फोटो है, तो वो रहती है रानी की वाव की। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है गुजरात स्टेट में। फिर विक्टोरिया मेमोरियल की अगर बात करी जाए तो ये लोकेटेड है कोलकाता में, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। फिर जलियांवाला बाग मैसकर से ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जलियांवाला बाग मैसकर जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर पंजाब में। कब हुआ था, 1919 में। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो वो भी हुआ था 1919 में। और जो रोलेट एक्ट था वो कब पास करा गया था, तो भी पास करा गया था 1919 में। ये तीनों जो इंसिडेंट हुए थे ये हुए थे 1919 में, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर आता है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, तो ये भी लोकेटेड है अमृतसर पंजाब में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है केव से, जो कि रहेगा अजंता एंड इलोरा केव्स कहाँ पे लोकेटेड है। काफी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है और जरूर पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में एक बार तो जरूर पूछा जाता है कि अजंता एंड इलोरा केव्स कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये दोनों लोकेटेड है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो औरंगाबाद जो जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे लोकेटेड है अजंता एंड इलोरा केव्स। और फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि एलिफेंटा केव्स कहाँ पे है, तो एलिफेंटा केव्स भी लोकेटेड है महाराष्ट्र में। ये तीनों जो है, ये तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये तीनों ऑप्शंस होंगे और जो चौथा ऑप्शन होगा वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी देखने को मिले हैं इस बार के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है गोलकोंडा फोर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है हैदराबाद में। ये भी आपको पता होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। फिर एक इंपॉर्टेंट टेम्पल रहता है मीनाक्षी अमन टेम्पल, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, RRB के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो मीनाक्षी अमन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। फिर आता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी जो है ये लोकेटेड है बिहार स्टेट में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी पुरानी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द इन्वेंटर और डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी इलेक्ट्रॉन्स की। अब बाकी और जो खोज करी गई थी, जो और इन्वेंशंस करी गई थी, डिस्कवरीज करी गई थी, वो भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो वो रहेंगी ग्रेविटी। ग्रेविटी की खोज किसके द्वारा करी गई, आइजैक न्यूटन के द्वारा। फिर आता है न्यूट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स की करी गई जे थॉमसन के द्वारा, न्यूट्रॉन्स की करी गई जेम्स चैडविक के द्वारा, प्रोटॉन्स की करी गई रदरफोर्ड के द्वारा। इन तीनों में काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको जरूर याद रखना है इलेक्ट्रॉन्स जे थॉमसन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, प्रोटॉन रदरफोर्ड। डायनामाइट के ऊपर पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसके द्वारा करी गई, तो वो हो जाएंगे एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल जो है इनके नाम पे ही, जो इनका सरनेम है नोबल, इनके नाम पे रखा गया है नोबल प्राइज को। नोबल प्राइज जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले भारत में नोबल प्राइज किसको मिला था, तो वो रहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले भारतीय थे जिनको नोबल प्राइज मिला था। फिर आता है पेनिसिलिन के ऊपर, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा करी गई, तो वो हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा करी गई पेनिसिलिन की। पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी, तो वो हो जाएंगे एडवर्ड साल्क।
विटामिन के ऊपर पूछा जाता है, विटामिन की खोज किसने करी, तो वो जाएंगे कैसिमिर फंक। अब विटामिन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, जितने भी विटामिन हैं सबके केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, और विटामिन से जो बीमारी होती है, जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन की वजह से, उन सबके नाम आपको पता होने चाहिए, काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ईमेल की खोज किसने करी थी, तो रे टॉमलिंसन के द्वारा खोज करी गई थी ईमेल की। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये किसने बनाए थे, तो ये बनाया गया था थॉमस एडिसन के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी की खोज करी गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ये दिया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ब्लड ग्रुप के ऊपर पूछा जाता है, तो ये रहेंगे कार्ल लैंडस्टेनर जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी, इन्वेंशन करी गई थी ब्लड ग्रुप्स की। रेहंद डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब रेहंद डैम जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो डैम्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रेहंद डैम जो है ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है रेहंद डैम। और डैम्स की अगर बात करी जाए तो और डैम रहेंगे, जैसे कि मैथुर डैम जो है ये पूछा जाता है, ये लोकेटेड है झारखंड स्टेट में। कोयना डैम जो है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। बिसलपुर डैम जो है ये लोकेटेड है राजस्थान स्टेट में। फिर आता है मैथुर डैम, ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। फिर आता है इंदिरा सागर डैम, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में। चेरुटनी डैम जो होता है ये लोकेटेड है केरला में। सरदार सरोवर डैम लोकेटेड है गुजरात स्टेट में। फिर आता है नागार्जुन सागर डैम, ये लोकेटेड है तेलंगाना में। हीराकुड डैम जो है जो कि सबसे लंबा डैम है हिंदुस्तान का, ये लोकेटेड है उड़ीसा में। भाखरा नागल डैम जो है ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि भाखरा नागल डैम जो है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पे आता है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है भाखरा नागल डैम। फिर अगला जो आता है वो आता है तहरी डैम। तहरी डैम जो है ये इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, जो कि लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं डैम से रिलेटेड, ये सभी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, हमने बिल्कुल सेलेक्टेड डैम्स लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विंड स्पीड। तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी के एग्जाम में, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज करा जाता है विंड स्पीड को नापने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की मदद से विंड स्पीड जो होती है ये नापी जाती है। अब अगर और इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए तो वो रहेंगे एसिलरेशन नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है एसिलेरोमीटर। ऑल्टीमीटर का यूज करा जाता है एल्टीट्यूड ऑफ एयरक्राफ्ट को नापने के लिए। एमीटर का यूज करा जाता है इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर में नापने के लिए। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना हो तो वो नापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। और क्रिस्कोग्राफ जो होता है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट शिफ्ट में कि ग्रोथ ऑफ प्लांट को नापने के लिए, मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ जो डिवाइस होती है इसकी मदद से हम ग्रोथ ऑफ प्लांट को नापते हैं। अगर टॉर्क नापना हो तो वो किसके द्वारा नापा जाएगा, तो डायनामोमीटर जो होता है उसके द्वारा टॉर्क को नापा जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को नापा जाता है इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा। डेप्थ ऑफ सी को नापा जाता है फेथोमीटर के द्वारा। अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी नापनी हो तो उसको नापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा, जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है। फिर प्योरिटी ऑफ मिल्क भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कि नापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। तो दूध की जो प्योरिटी होती है वो नापते हैं हम लैक्टोमीटर के द्वारा। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है ये किसके द्वारा नापी जाती है, तो ये नापी जाती है फोटोमीटर के द्वारा। सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, समर ओलंपिक 2021 आर गोइंग टू हेल्ड इन। तो आप सबको पता ही होगा कि जितने भी टूर्नामेंट्स हैं, जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं, उनके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो समर ओलंपिक 2021 जो है ये कहाँ पे होने जा रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा टोक्यो जापान। तो समर ओलंपिक 2020 में जो होने वाले थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 के लिए। तो 2021 में जो समर ओलंपिक होंगे ये होंगे टोक्यो जापान में। अगर और जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं उनकी बात करी जाए तो विंटर ओलंपिक जो होंगे 2022 में ये होंगे बीजिंग चाइना में। एशियन गेम्स होंगे 2022 में, वो होने वाले हैं चाइना में। फिर एशियन गेम्स अगर 2026 के पूछे जाएं तो वो होंगे जापान में। समर ओलंपिक 2024 की पूछी जाए तो वो रहेगी पेरिस में। विंटर ओलंपिक 2026 की बात करी जाए तो ये होने जा रहे हैं इटली में। फीफा वर्ल्ड कप 2020 पूछा जा चुका है, ये कहां पे होने जा रहा है, तो ये होगा कतर में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भी पूछा जा चुका है, तो ये होने जा रहा है हिंदुस्तान में। फिर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की बात करी जाए तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। हॉकी वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट रहेगा, हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 में इंडिया के अंदर।
फिर रग्बी वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट रहेगा 2023 का, तो ये होने जा रहा है फ्रांस में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आगे की कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे 2022 में, ये कहाँ पे होंगे, तो ये होंगे बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम। बर्मिंघम जो जगह है यूनाइटेड किंगडम में, वहां होने जा रहे हैं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम। तो फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम के नाम से किसको जाना जाता है। तो फादर्स के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम जो है, इनको फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम कहते हैं। अगर और फादर्स की बात करी जाए तो वो रहेंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है किसको, तो वो रहेंगे एडम स्मिथ। अगर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात करी जाए तो वो हो जाएंगे एलन ट्यूरिंग। और रिलेटिविटी की बात, अगर रिलेटिविटी की बात करी जाए, फादर ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन को, जिनको भी हमने पीछे डिस्कस करा था, जिनके द्वारा खोज करी गई थी इलेक्ट्रिसिटी की। अगर फादर ऑफ इवोल्यूशन की बात करी जाए तो वो हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। अगर फादर ऑफ आयुर्वेदिक की पूछी जाए तो वो हो जाएंगे धन्वंतरी। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो वो रहेंगे ग्रिगोर मेंडल। अगर फादर ऑफ हिस्ट्री पूछा जाए तो वो रहेंगे हेरोडोटस। और फादर ऑफ सिविल एविएशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फादर ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं जे.आर.डी. टाटा को। वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। अब डेज के ऊपर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं डेज के ऊपर। तो वर्ल्ड कैंसर डे जो होता है, ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। हर साल 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे को। और इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो वो हो जाएंगे वर्ल्ड ब्रेल्स डे जो होता है, ये होता है 4 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे जो होता है, जिसको कि हिंदी दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ये होता है 10 जनवरी को। नेशनल यूथ डे जो होता है, ये होता है 12 जनवरी को, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आता है नेशनल साइंस डे, जो कि होता है 28 फरवरी को, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जो कि होता है 15 मार्च को। फिर आता है वर्ल्ड टीबी डे, जिसको कि ट्यूबरक्लोसिस डे के नाम से जाना जाता है, जो कि होता है 24 मार्च को। फिर आता है वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि होता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो होता है, ये होता है 18 अप्रैल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है 8 मई को। फिर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो ये कब होता है, तो ये होता है 5 जून को। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है, तो उसमें और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रह गए हैं आप उनको डिस्कस कर सकते हैं उसमें। तो उनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां पे जाके सारी जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियोस देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। तो कंट्रियों की जो कैपिटल रहती है, इनके ऊपर भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में। तो नाइजीरिया जो है उसकी कैपिटल क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अबूजा। अबूजा जो होती है ये कैपिटल होती है नाइजीरिया कंट्री की। अगर और कंट्रियों की बात करी जाए तो एथोपिया जो कंट्री है इसकी कैपिटल क्या होती है, तो इसकी कैपिटल होगी एडिस अबाबा, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर टर्की की कैपिटल होती है अंकारा। फिर ग्रीस की कैपिटल होती है एथेंस। इराक की कैपिटल होती है बगदाद। लेबनान की कैपिटल होती है बेरूत। कोलंबिया की कैपिटल होती है बोगोटा। हंगरी की कैपिटल होती है बुदापेस्ट। कतर की कैपिटल होती है दोहा। वियतनाम की होती है हनोई, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिनलैंड की होती है हेलसिंकी, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर मलेशिया की आती है, मलेशिया की रहेगी कुआलालंपुर। और बाकी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो हमारी और बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी भी कैपिटल इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो भी आपको याद रखनी है। जो बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब की हमने नहीं डाली है क्योंकि इन सब की आपको पता ही होगी कैपिटल क्या होती है। और भी बाकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज रहती हैं, उनकी कैपिटल की वीडियो हमने सेपरेट वीडियो जो है वो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप उसको देख सकते हैं, उससे भी आपको काफी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who was the president of INC in 1885? तो दोस्तों एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं रही है जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी प्रेसिडेंट रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आप जरूर याद कर लें, आगे आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा उमेश चंद बनर्जी। उमेश चंद बनर्जी जो थे ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कौन से साल में, 1885 में। 1885 में ही पहली प्रेसिडेंसी हुई थी उमेश चंद बनर्जी के द्वारा।
अगर और बात करी जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के और जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट होते हैं उनको देखते हैं हम, तो वो रहेंगे 1886 में, 1893 में और 1906 में प्रेसिडेंसी करी थी दादा भाई नौरोजी ने। फिर 1887 में करी थी बदरुद्दीन तायब जी ने, 1892 में करी थी उमेश चंद बनर्जी ने, तो 1885 में भी करी थी, फिर 1892 में करी थी। उसके बाद 1905 में करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, 1907 और 1908 में करी थी रस बिहारी घोष ने, 1909, 1918 और 1932 इनमें करी थी मदन मोहन मालवीय ने, 1917 में करी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, 1919 में करी गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1920 में करी थी लाला लाजपत राय ने, फिर 1924 में करी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहा है आरआरबी एनटीपीसी 2020 में वो यही रहा है कि महात्मा गांधी ने कौन से साल में प्रेसिडेंसी करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो रहेगी 1924 में। 5 से 6 बार इस क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, आगे भी पूछा जा सकता है। फिर 1925 में प्रेसिडेंसी करी गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा जो कि पहली भारत की गवर्नर थी, कौन सी स्टेट की, तो उत्तर प्रदेश की। फिर 1929 और 1930 में करी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर 1931 में करी गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अब 1931 के बाद जो प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनमें काफी सारे नाम हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप उनको भी जरूर देख लें, काफी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। तो टीसीपी जो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप सबको पता ही होगा कि कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में फुल फॉर्म्स के ऊपर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है फुल फॉर्म। तो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बाकी और जो रिपीटेड क्वेश्चंस है फुल फॉर्म्स के ऊपर उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, तो वो रहेंगे सीआरटी। सीआरटी के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया जिसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। यूआरएल के 4-5 बार पूछा गया है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी की होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। सीएडी की होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एनईएक जो कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म काफी बार पूछी गई थी जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पीएनजी की पूछी गई थी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीडीएफ की होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एचटीटीपी की पूछी गई थी काफी बार। एचटीएमएल की पूछी गई थी। एचटीएमएल की होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एचटीटीपी की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुए थे क्वेश्चन ये भी, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में जरूर रिपीट होंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब अगर नेशनल पार्क की बात करी जाए तो नेशनल पार्क भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम के लिए। तो कान्हा नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है यहां पे लोकेटेड है कान्हा नेशनल पार्क। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, हमने बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं नेशनल पार्क्स के ऊपर जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। जैसे कि बंधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पे है, तो ये भी लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में। काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में। नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड है कर्नाटका में। रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान का। पेरियर नेशनल पार्क है केरला का। गिर नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है गुजरात स्टेट में। फिर सुंदरबन नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क पूछा जाता है उत्तराखंड स्टेट से। फिर सबसे पुराना जो सबसे पहला नेशनल पार्क है हिंदुस्तान का वो पूछा जाता है जो कि रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में। कौन सी रिवर फ्लो करती है इसके अंदर, तो वो रहेगी रामगंगा रिवर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जिम कॉर्बेट के ऊपर काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज। तो स्टडी के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे गए, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ ट्री, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो स्टडी ऑफ बर्ड को क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो होता है ये स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है। और अगर बाकी स्टडीज की बात करी जाए तो स्टडी ऑफ फ्लावर जो होता है उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा जूलॉजी जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है। स्टडी ऑफ प्लांट्स को कहते हैं बोटेनी जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टडी ऑफ बोन्स को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। और भी काफी नाम होते हैं जिनसे कि स्टडी ऑफ बोन्स को जाना जाता है, तो आप उसको भी एक बार जरूर देख लें। स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहा जाता है
एंटोमोलॉजी जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर स्टडी ऑफ सेल्स काफी बार पूछा गया जिसको कहते हैं साइटोलॉजी। सेल्स की खोज किसके द्वारा करी गई थी 1665 में, तो रॉबर्ट हुक जो हैं उनके द्वारा खोज करी गई थी सेल की। काफी बार पूछा गया, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। स्टडी ऑफ फिश को क्या कहा जाता है, तो इक्थियोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ फिश को। स्टडी ऑफ एल्काई किसको कहते हैं, तो वो हो जाएगा एल्गोलॉजी। और स्टडी ऑफ फंगाई भी पूछा जा चुका है, अभी पीछे की शिफ्ट में पूछा गया था जिसको कहते हैं माइकोलॉजी। तो ये सब क्वेश्चन है एग्जाम में जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के या तो रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर आगे आने वाले क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, आपको काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में आपको 3 प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सब मिल जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबकी सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको। बाकी बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जितने भी जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको उन तीनों प्लेलिस्ट में। तो आप उनको जरूर देखें, काफ़ी मदद मिलेगी आपको आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद दोस्तों।